नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। ज्ञानवापी का फैसला क्या क्या बदल देगा? मोदी के घोर विरोधी अभी से डराने क्यों लगे हैं? मुसलमानों से ओवैसी कह रहे हैं कि यह तो बाबरी मस्जिद जैसा फैसला है और काशी के बाद अब मथुरा का दरवाजा खुल गया है। क्या सच में अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद काशी में मां श्रृंगार गौरी की पूजा शुरू हो जाएगी और मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का विवाद सुलझ जाएगा? आज एक फैसला कोर्ट का है, लेकिन इस पर वोट की लड़ाई जबरदस्त चल रही है। फैसला इतना भर हुआ है कि हिंदू पक्ष की अर्जी को कोर्ट ने मंजूर कर लिया और कहा कि इस पर सुनवाई की जा सकती है। इतनी सी बात को मोदी विरोधी मथुरा तक ले गए। अब मैं आपको समझाता हूं कि असली सियासी खेल क्या है। दरअसल काशी, अयोध्या, मथुरा, सीएए, एनआरसी, मदरसा, इन 6 शब्दों पर मुसलमान वोटरों को डराया जाएगा, खूब डराया जाएगा। डराने वाले ओवैसी भी होंगे, अखिलेश यादव की पार्टी भी होगी, बिहार में नीतीश कुमार और लालू की पार्टी, बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी होगी। तो क्या झूठ का हवा क्रिएट किया जा रहा है या सच में मुसलमानों को डरने की जरूरत है? हकीकत इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या, राम लला का जन्म स्थान। काशी, भगवान विश्वनाथ का पावन धाम। मथुरा, भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान। अयोध्या, काशी, मथुरा, हिंदू आस्था के 3 तीर्थ स्थानों में 24 से पहले कहां कितना काम हो गया, कितना काम बाकी है। संक्षेप में ऐसे समझिए, अयोध्या में काम पूरा हो गया, काशी में काम शुरू हो गया है और मथुरा में तैयारी चल रही है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के विराजने की तारीख आ गई है। 2024 की मकर संक्रांति के दिन यानी 14 जनवरी 2024 को जब भगवान सूर्य उत्तरायण होंगे, उसी दिन राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला विराज जाएंगे। 1800 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा राम मंदिर दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा। अब रामलला के विराजमान होने का मुहूर्त निकल गया है। इस मुहूर्त को फाइनल समझिए, क्योंकि मकर संक्रांति का मुहूर्त नरेंद्र मोदी कभी मिस नहीं करते। गुजरात के कच्छ में उत्तरायण पर्व मनाना हो या महामारी काल में दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत करनी हो, मोदी मकर संक्रांति को महत्व देते हैं। इसलिए तय मानिए 24 में मोदी जब कैंपेन के लिए निकलेंगे, तब तक राम मंदिर भी तैयार होगा और रामलला के दर्शन भी हो रहे होंगे। दूसरी बड़ी खबर काशी से आई। ज्ञानवापी के मुकदमे में हिंदू पक्ष की जीत। जज साहब ने हम लोग के पक्ष में फैसला सुना दिया। हम लोग वहाँ कुछ नहीं बोले, बाहर निकल के हर हर महादेव। आज हम लोगों ने इतिहास रच दिया है। चारों बहनों ने इतिहास रच दिया। आज हम लोगों ने कितनी उम्मीद थी आप लोगों? बहुत उम्मीद थी। हम लोग उम्मीद करते। सोमवार को सर्वे हुआ, सोमवार को बाबा मिले, सोमवार को फैसला हुआ। अदालत ने साफ साफ कह दिया कि हिंदू पक्ष की मांग सुनने लायक है और मुस्लिम पक्ष की दलील खारिज करने लायक है। कोर्ट का ऑर्डर अभी श्रृंगार गौरी की पूजा के अधिकार के बारे में, लेकिन हिंदू पक्ष को लगता है कि कोर्ट के फैसले से आगे का रास्ता साफ हो गया है। ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी की पूजा होगी, शिवलिंग का अभिषेक भी होगा और पूरा ज्ञानवापी एक दिन बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर का हिस्सा होगा। आज का फैसला वाराणसी कोर्ट का ये बहुत संतोषजनक है। पहली बाधा वाराणसी के मंदिर की मुक्ति के लिए ये पार हुई है। हमको पहले भी विश्वास था कि वाराणसी का मुकदमा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बाधित नहीं होता था,
केवल मामले को लंबा करने और देर कराने के लिए ये एप्लीकेशन लगाई गई थी। वह एप्लीकेशन निरस्त कर दी गई है। काशी के लिए मुस्लिम पक्ष भी तैयार है। कोर्ट में झटका जरूर लगा है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पूरी कानूनी लड़ाई के मूड में है। ओवैसी ने शुरुआत कर दी है। 15 अगस्त 1947 से पहले से हम यहाँ पर थे, तो फिर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट है, वो तो उसका मकसद ही फेल हो जाता है, क्योंकि 91 का एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मगर आज के ऑर्डर के बाद ऐसा लगता है कि फिर अब ये लिटिगेशन शुरू हो जाएगा इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर, और हम दोबारा 80 और 90 के दहे में वापस जा रहे हैं। फिर इस तरह का लिटिगेशन अगर आगे बढ़ेगा तो फिर ये उसी रास्ते पर जा रहा है जो बाबरी मस्जिद का लीगल इशू गया था। 80 और 90 के दशक का जिक्र करते हुए ओवैसी काशी के मुद्दे को सीधे अयोध्या के रास्ते पर लेकर चले जाते हैं। वो बाबरी मस्जिद का जिक्र करते हैं, बाबरी मस्जिद की शहादत की बात करते हैं और ज्ञान वापी को बचाने की कस्में खाते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दूसरे मेंबर इतना तीखा नहीं बोलते, लेकिन उनका इशारा भी उधर ही है। जो भी अगली तारीख दी गई है, जाहिर सी बात है दोनों पार्टीज अपनी अपनी बातें रखेंगी, और जो मस्जिद की साइड है वो भी अपनी दलीलें पूरी ताकत के साथ रखेंगे। और आज से नहीं बल्कि सैकड़ों सालों से मस्जिद में नमाज होती आ रही है, वहाँ पे मस्जिद कायम है और लोग वहाँ नमाज अदा कर रहे हैं, और आज भी नमाज अदा हो रही है, इसमें कोई भी शक व शुबहे की गुंजाइश नहीं है। तो लिहाजा वहाँ पे नमाज अदा की जाती रहेगी। उस सिलसिले में हम समझते हैं कि कोर्ट ने ऐसी कोई बात नहीं कही है जिससे कि कोई नमाज अदा करने पे सवालिया निशान लग रहा हो। संघ परिवार विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी का पुराना नारा है, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अयोध्या में काम आगे बढ़ चुका है, काशी में काम शुरू हो चुका है, तैयारी मथुरा में भी हो रही है। वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद सेलिब्रेशन से आगे कंटिन्यूएशन के मूड में है। 24 से पहले काशी और मथुरा के लिए एग्रेसिव कैंपेन होगा। संघ शांत रहेगा, बीजेपी भी सावधानी से बोलेगी, लेकिन मंदिर के मुद्दे पर वीएचपी खुलकर खेलेगी। विश्व हिंदू परिषद तो प्रारंभ से ही उसके एजेंडे में है। राम मंदिर था, राम मंदिर तो बन रहा है, आपको सबको मालूम है, और काशी विश्वनाथ और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, ये दोनों ही हमारे एजेंडे में हैं। अब ये भगवान की कृपा से काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसको ज्ञानवापी मंदिर कहा जाता था, तो ज्ञानवापी मंदिर का जो केस है वो कोर्ट में चल रहा है, और कोर्ट ने जो आज फैसला दिया है उससे हमको बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और कोर्ट ने सही फैसला दिया है। जो ये तर्क देते हैं मुस्लिम कि 1991 में जो एक एक्ट बना, प्लेसेस वर्शिप एक्ट, तो उसका हवाला देते हैं, लेकिन वो तो पहले से मंदिर था, हम तो मंदिर ही मानते हैं उसको, और उसमें शिवलिंग निकला है। काशी में जो हो रहा है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी के काम आएगा। कोर्ट की लाइन और प्रधानमंत्री मोदी की लाइन मैच कर गई। मोदी ने जो पब्लिक प्रोग्राम में कहा था, कुछ वैसा ही कोर्ट ने सबूतों को देखने और दलीलों को सुनने के बाद कहा है। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा
उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पे निकलता है, घोड़े पर हौदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल वॉरेन हेस्टिंग। साथियों, आज समय का चक्र देखिए, आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। 24 में काशी से वोट जुड़ेंगे और 24 में मथुरा से भी वोट जुड़ेंगे। एक एक हिंदू वोट जुड़ेगा तो दिल्ली में तीसरी बार मोदी की सरकार बनाएगा। हिंदू वोट पर मंदिर का इफेक्ट अनलिमिटेड होगा, वो सिर्फ इन 3 सीट तक लिमिटेड नहीं होगा। देखिए, सच सच होता है, सच को कोई दबा नहीं सकता। और मैं मुसलमान भाइयों से निवेदन करता हूं, क्या ये सच नहीं है कि अखंड भारत और खंडित भारत, सनातन भारत की पहचान काशी, मथुरा और अयोध्या से है। भारत के संस्कार और संस्कृति हमारे आराध्य हैं। हमारे लिए मक्का मदीना सब यही है। हम कहाँ जाएंगे? जो बट के गए पाकिस्तान, हमारी मंदिरें टूट गई, हमारी बेटियां लुट गई। अब हम भारत में भी अपने आराध्य को नहीं पूजेंगे तो कहाँ पूजेंगे? मैं मुसलमान भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि ये औरंगजेब क्या लुटेरा नहीं था? गजनी लुटेरा नहीं था? बाबर लुटेरा नहीं था? हम उसका प्रतिकार कर रहे हैं। आप गांगी जमनी की संस्कृति कहते हैं और कोई जाकर के औरंगजेब के मजार पे चादर ओढ़ाएंगे लुटेरों का। ये कहाँ से दोनों बात चली? अयोध्या में मंदिर निर्माण तो दिखता है, काशी में कोर्ट का फैसला भी कागज पर आ चुका है, लेकिन मथुरा में क्या हो रहा है? ज्यादा दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का ये ट्वीट देख लीजिए। केशव मौर्य ने सिर्फ 4 शब्द लिखे, करवट लेती मथुरा काशी। इसमें काशी से पहले मथुरा का जिक्र है, यह समझने वाली बात है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनने पर जैसे 370 हटाने का वायदा पूरा हुआ, जैसे 3 तलाक खत्म करने का वायदा पूरा हुआ, जैसे अयोध्या में राम मंदिर का वायदा पूरा हुआ, जैसे काशी में शुरुआत हुई, क्या वैसे ही मथुरा में भी होने वाला है? श्री कृष्ण की नगरी में श्री कृष्ण के जन्म स्थान मंदिर के बगल में शाही ईदगाह मस्जिद खड़ी है। हिंदू पक्ष का दावा पूरी जमीन पर है। प्रोटेक्शन के लिए मुस्लिम पक्ष 1991 के स्पेशल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को दिखाता है। ज्ञानवापी मामले में जो माननीय न्यायालय का फैसला आया है वो हिंदू पक्ष के लिए बहुत ही शुभ है। अब इस फैसले के आधार पर हम लोग भी मथुरा न्यायालय में उसकी प्रति दाखिल करेंगे और माननीय न्यायालय से अपील करेंगे कि इस वर्शिप एक्ट को यहाँ भी नहीं माना जाए। इस आज के जो फैसले से हिंदू भाइयों में बहुत ही खुशी का माहौल है और अब ज्ञानव्यापी की तरह मथुरा में भी भगवान कृष्ण का जो भव्य मंदिर बनेगा, यहाँ से ईदगाह हटेगी, उसका रास्ता सरल हो गया है। हिंदू जो भी कर रहा है वो कोर्ट में कर रहा है। कोर्ट में मुस्लिम पक्ष भी दलीलें रखता है, फैसला सबूतों पर होता है। कोर्ट में हार जाने पर असदुद्दीन ओवैसी इस मुद्दे को सीधे मुस्लिम वोट तक लेकर चले जाते। फैसला काशी में हुआ, ओवैसी ने हैदराबाद में मजलिस बुलाई और मुसलमानों को समझाने लगे कि अब कोर्ट भी तुम्हारे खिलाफ हो गया है। बाबरी मस्जिद शुरू कैसे हुआ? आपने रात के अंधेरे में जाकर वहां पर मूर्तियां रखकर आपने उसको सील कर दिया और फिर आपने बगैर मुसलमान को पूछे वहां पर आपने
पूजा शुरू कर दी। फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री जब थे, आपने बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने आपने ताले खोल दिए। सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया कि बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे, 6 दिसंबर को आपने मस्जिद को शहीद कर दिया। अगर मस्जिद शहीद नहीं होती बाबरी मस्जिद की तो कोर्ट का ऑर्डर क्या आता? ठीक है, कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही सिविल टाइटल सूट जजमेंट में कहा कि 91 का एक्ट भारत के बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का हिस्सा है, तो फिर लोअर कोर्ट्स को तो सुनना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। अभी कुछ हुआ नहीं है, फ्रीज है, उसमें अपील होगी। मगर हम ये कह रहे हैं कि आप तो एक दरवाजा खोल दिया। जिस बात का मुझे डर था अब वो चीजें हो रही हैं सामने हमारे। ज्ञान वापी के इश्यू पर ओवैसी जो कर रहे हैं वो काम समाजवादी पार्टी के टीएस हसन CAA NRC के मुद्दे पर कर रहे हैं। मैं जब से पार्लियामेंट में गया हूं और जो हालात मैं देख रहा हूं 2019 से आज तक, उन हालात से मैं बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हूँ। बाज़ी रातें ऐसी होती हैं कि मुझे रात भर नींद नहीं आती और मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारी कौम के मुस्तकबिल को संवार दे, इन बच्चों के मुस्तकबिल को संवार दे। मुझे बहुत अंधेरा नज़र आ रहा है, लेकिन मेरी कौम को अभी इस बात का एहसास नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर जो कानून आए उससे हमारी दिलाजारियाँ हुई हैं। चाहे 3 तलाक का कानून आया हो पार्लियामेंट में, हमने उसका विरोध करा, लेकिन हम हैं कितने। CAA कानून को बने 3 साल होने वाले हैं। आज तक किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई। भारत के किसी भी मुसलमान को पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं भेजा गया, लेकिन ST हसन मुसलमानों को पाकिस्तान और बांग्लादेश भेजने का डर दिखा रहे हैं। वो मुसलमानों को कॉमन सिविल कोड का डर दिखाते हैं और इस्लामिक पर्सनल लॉ खत्म होने का डर दिखाते हैं। CAA आ गया जिसके अंदर आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे। NRC जब आएगा तो अजदाद के या दादा पर दादा के नहीं दिखा पाओगे, तो कोई कहेगा आप बांग्लादेश से आए हो, कोई कहेगा आप पाकिस्तान से आए हो, आप हिंदुस्तान से जाओ। इतना खतरनाक कानून है, नहीं मालूम है मेरे भाइयों को अभी इसके बारे में। मुझे खदशा इस बात का है कि अब आगे आने वाले वक्तों में कॉमन सिविल कोड आने वाला है। कॉमन सिविल कोड का मतलब ये है क्या इस्लामिक कानून सब खत्म हो जाएंगे, आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा। आप जो कुरान पाक की रूह से अपने बच्चों को, अपने औलादों को तरका बांटते हैं, वो खत्म हो जाएगा। मुरादाबाद के सांसद ST हसन गरीब मुसलमानों से कहते हैं कि मदरसे में पढ़ो। वो समझाते हैं कि अगर मदरसा हट गया तो तुम मुसलमान नहीं रहोगे। ST हसन खुद साइंस पढ़े हैं, उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की है, खुद MBBS हैं, डॉक्टरी करते हैं, उनके बच्चे भी अच्छी तालीम लेते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद गरीब मुसलमानों को समझाते हैं कि मदरसे में पढ़ोगे तो ऊपर वाले की रहमत मिलेगी। अपनी बात को सही ठहराने के लिए वो धार्मिक कहानियां सुनाते हैं और मुसलमानों को भ्रमजाल में रखते हैं। उनके बनाए हुए मदरसों के ऊपर ऐसी आफतें आई कि बुलडोजर का खतरा हो रहा है और आसाम में चल भी रहे हैं। वो निज़ाम ख़त्म अगर हो गया तो हम इस्लाम से दूर नहीं होंगे तो क्या होगा, और जब इस्लाम से दूर हो जाएंगे तो गुनाह भी करेंगे, और गुनाह करेंगे तो अल्लाह की रहमतें नहीं आएंगी हमारे ऊपर। साथियों, अपने आने वाले मुस्तकबिल की फिक्र करो, गुनाहों से बचो और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाओ। मैं तो हर जगह मैं 2 ही चीज़ें कह रहा हूँ कि अगर आप गुनाहों से बचेंगे तो अल्लाह की रहमत आएगी, क्योंकि आप जानते हैं, तारीख गवाह है, जब सल्तनत उस्मानिया कायम हुई थी जिसमें सूरज गुरूब नहीं होता था, तुम्हारी बुजुर्गों ने कायम करी थी। और अल्लामा इकबाल ने उस वक्त एक शेर कहा था कि दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े तुमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े तुमने। समंदर के अंदर जब सुल्तान ने कहा कि अपने घोड़े डाल दो, तो लश्कर इस्लाम समंदर में घोड़ों पे पार कर लिया उसने। और ये फारस की खाड़ी थी, उसके आगे ईरान आ गया था। ईरान में उस वक्त आर्यंस रहते थे जो बुत परस्त थे। उन्होंने देखा कि ये कौन है जिन समंदर में घोड़ों से आ रहे हैं, तो उनके भाई ये तो देवता हैं, ये जो कुछ कह रहे हो मान लो। मुरादाबाद की गलियों में ST हसन जो कहते हैं उस पर दिल्ली में कायम नहीं रह पाते।
एसटी हसन जब इंडिया टीवी के कैमरे पर कनेक्ट हुए तो लाइन चेंज कर ली। एक बड़ा छोटा सा सवाल है, चूंकि मदरसों पर बवाल मचा हुआ है, आप मुझे बताइए, आपके बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं? आपने जो पढ़ाई की है, आपने मदरसे से डॉक्टरेट? जी नहीं, मेरे फोर फादर्स ने मदरसों में पढ़ा था, मैंने नहीं पढ़ा। आपने नहीं पढ़ा ना? जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप मेरी बात सुने, आपको अभी ये नहीं मालूम कि मदरसे में कौन पढ़ते हैं। हाँ। जो अति गरीब है, तो यही तो एसटी हसन साहब, यही तो आप पर आरोप लग रहे हैं ना कि जो नीचे तबके के लोग हैं, जिन्हें अच्छी पढ़ाई मिलनी चाहिए, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और सरकार अगर कुछ काम कर रही है तो आपको उसमें लग रहा है कि ये टारगेट किया जा रहा है। हम कब मना कर रहे हैं? सरकार की नीयत अगर सही है, मैलिफाइड इंटेंशंस नहीं है, तो हम स्वागत करते हैं। समाजवादी पार्टी मुस्लिम वोट गिन रही है, बीजेपी हिंदू वोट जोड़ रही है, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, राहुल गांधी केरल में पैदल चल रहे हैं, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस ने जो किया उसे जोड़ो नहीं तोड़ो कहते हैं। कांग्रेस ने संघ के स्वयंसेवकों की हाफ पैंट में आग लगाकर उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर चिपका दी। अब ऐसी तस्वीरों से वोट मिलने होते तो कांग्रेस का आईटी सेल और इसका इकोसिस्टम राहुल गांधी को न जाने कितने लाख वोट दिला देता, लेकिन इनसे वोट मिलते नहीं, छिटकते हैं। ऐसी हरकतों से वोटर जुड़ते नहीं, टूटते हैं। See, the trouble is the RSS and the BJP is not used to aggressive responses from the Congress. When the Congress gives an aggressive response, जब हम आक्रामक होते हैं तब वो पीछे हट जाते हैं। तो ये अगर वो आक्रामक होंगे, हम डबल आक्रामक होंगे, ये समझ लेना चाहिए उनको। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आमतौर पर राजनीतिक बयान नहीं देता, सियासत चलती रहती है, संघ अपनी राह चलता रहता है। लेकिन कांग्रेस ने हमला किया तो संघ ने भी जवाब दिया। ठीक है भैया, ऐसा है कि एक तो हेट्रेड से आप जोड़ना चाहते हैं क्या? हेट्रेड वो पाल रखे हैं बहुत पहले से, और उनके बाप दादा ने भी संघ का बहुत तिरस्कार किया, अपनी सारी ताकत के साथ संघ को रोकने का प्रयत्न किया, दो बार भी बिना कारण प्रतिबंध लादे गए, संघ रोका नहीं है, लगातार बढ़ते रहा है। संघ क्यों बढ़ रहा है? तो संघ के पास सत्य सिद्धांत है, सिद्धांतों लेकर जीवन भर चलने वाले व्रतस्थ ऐसे कार्यकर्ताओं की पीढ़ी उसके लिए आवश्यक त्याग परिश्रम बलिदान करने वाले लोग तैयार होते रहे हैं, और समाज का सहयोग खूब मिलता रहा है, लगातार मिलता रहा है। इससे भी उनका हेट्रेड ही ध्यान में आता है। तो क्या कहना उसके बारे में, कुछ कमेंट करने लायक भी वो सारा चित्र वगैरह भी। राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन नफरत वाला यही लेबल अभी कांग्रेस पर चिपक गया। राहुल कहते हैं कि हिंदुत्व से देश टूट रहा है। संघ ने कहा कि हिंदुत्व तो हिंदुस्तान का प्राण है। भारत को जोड़ने का काम कोई भी करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन जोड़ेंगे किससे? तिरस्कार से या प्रेम से? तो इस आध्यात्मिकता की भारत की पहचान, इस आध्यात्मिक के आधार पर भारत की पहचान को ही वास्तव में दुनिया में हिंदुत्व कहते हैं। ये हिंदुत्व रिलीजन नहीं है। तो इसलिए सही में भारत को जोड़ने वाला तत्व क्या है, उसको पहचान लेकर अगर कोई भी जोड़ने का प्रयत्न करता है तो उसका स्वागत है। बाकी तिरस्कार, हेट्रेड के आधार पर जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, थोड़े पॉलिटिकल गिमिक जैसा लगेगा, लेकिन उससे भारत जुड़ेगा ऐसा नहीं है। जो बड़ी मात्रा में लोग अभी इस हिंदुत्व के विचार के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसा हमारा अनुभव है। देश जोड़ो या वोट जोड़ो, मूल तत्व एक ही है। मोदी ने सार को पकड़ लिया है, राहुल अभी थोथा उड़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश के चंबल की इन दिनों बहुत चर्चा है। एमपी के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री चंबल के चक्कर लगा रहे हैं। वजह है खुद प्रधानमंत्री, जी हां, पीएम मोदी इसी चंबल इलाके में अपने जन्मदिन पर पहुंचने वाले हैं। इस बार चंबल को क्यों चुना गया? जवाब है वो 8 विदेशी मेहमान जो इसी चंबल के जंगलों में डेरा जमाने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जंगल में मौजूद होकर खुद इन मेहमानों की अगवानी करेंगे।
17 सितंबर को यहां पर बेहद कड़ी सुरक्षा होगी। जंगल के चप्पे चप्पे पर अभी से पैनी निगाह रखी जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री और उनके विदेशी मेहमान जहां पहुंचने वाले हैं, उस जंगल में आज इंडिया टीवी के रिपोर्टर भी घुसे। देखिए वहीं से यह बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बस 5 दिन और 17 सितंबर से चीते की ये ट्रेडमार्क रफ्तार भारत में भी दिखाई देगी। 70 साल बाद चीता फिर से भारत की सरजमी पर दौड़ेगा और वो धरती होगी हिंदुस्तान का दिल यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कुनो नेशनल पार्क पलक पावड़े बिछाए इन नए मेहमानों के लिए तैयार है, जो अब यहीं के स्थायी निवासी बनने वाले हैं। सत्तर साल बाद भारत में फिर से शुरू हो रही चीतों की कहानी सुनने से पहले इस जगह को जान लीजिए, जो 7 समंदर पार करके भारत आ रहे चीतों का नया घर होगी। ये जगह है कुनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिले के बीचों बीच का जंगली इलाका। नजदीक में ही राजस्थान बॉर्डर, यानी ये नेशनल पार्क उस जगह पर है जिसे दुनिया चंबल के नाम से ज्यादा अच्छी तरह पहचानती है। 1981 में इसका इलाका 359 वर्ग किलोमीटर का था और तब ये अभ्यारण्य बनाया गया था, लेकिन 2018 में 400 वर्ग किलोमीटर का दायरा बढ़ाकर इसे नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया। अब इसका इलाका करीब 750 वर्ग किलोमीटर यानी 75,000 हेक्टेयर है। प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीकी चीते भारत लाकर कहां बसाए जाएंगे, इसके लिए भारत सरकार के वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट और अफ्रीकी विशेषज्ञों के बीच लंबी माथापच्ची के बाद मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क का नाम तय हुआ है। इसकी वजह है यहाँ के जंगलों से अफ्रीका के जंगलों की समानता। अफ्रीकी महाद्वीप में ऊंची घास के लंबे चौड़े मैदानों को सवाना कहा जाता है। चीता और उसके शिकार दोनों के लिए घास के यही मैदान जिंदगी की पहली शर्त हैं। अफ्रीका के सवाना जैसा दूसरा घर भारत में कहीं मिला तो बस कुनो में। घने जंगलों के बीच ऊंची घास के इन मैदानों में ही 70 साल बाद चीतों को भारत में फिर से नई जिंदगी मिल पाएगी। विशेषज्ञों का यही निष्कर्ष है। नरेंद्र मोदी ठीक इसी जगह पर आएंगे और इस गेट नंबर 3 कुनो नेशनल पार्क से होते हुए अंदर जाएंगे। इस पूरे गेट को तैयार किया गया है, इसे इलेक्ट्रीफाई किया गया है और यहां पर चीतों के लिए पूरे 9 चैम्बर्स तैयार किए गए हैं। 9 चैम्बर्स का मतलब है 9 क्वारंटाइन सेंटर, जहां पर ये 8 चीते होंगे, जिसमें 5 मेल और 3 फीमेल चीते हैं। पूरी तैयारी कर ली गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 तारीख को जब भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए चीतों को यहां पर लाया जाएगा, तो ठीक इसी गेट के जरिए उन्हें अंदर छोड़ते हुए प्रधानमंत्री उस जगह पर मौजूद होंगे और फिर उसके बाद इन चीतों को उनके अपने हैबिटेट में क्वारंटाइन करने के लिए रिलीज किया जाएगा। इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है कुनो नेशनल पार्क से एक एक तस्वीर और यह है वो गेट नंबर 3 जिसके जरिए प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के दिन अपने हाईली एम्बिशियस प्रोजेक्ट चीता का उद्घाटन करेंगे। यानी विलुप्त होते हुए चीताओं को एक बार देश में लाने की ये मोदी तैयारी है। यहाँ पर ये सावन घास है, इस सावन घास पे चीते आसानी से तेजी के साथ भाग सकेंगे क्योंकि फुर्ती की तरह तेज भागते हैं, रफ्तार इनकी तेज है और इसी वजह से इसको खुला एरिया रखा गया है। 5 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा एरिया है और ये चारों तरफ आप जहां तक आपकी नजर जाएगी इसको पूरे बाड़े के तौर पर तैयार किया गया है। हम आपको ये भी बता दें कि इस बात का ध्यान रखते हुए ये जो खास तौर पे प्रे के तौर पर यानी जो चीता के शिकार के लिए यहां पर कई सारे जानवर बाहर से भी लेकर आए गए हैं और उनको पूरी तरह से यहां पर रखा जाएगा ताकि वो शिकार हो सके। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कुनो में पहली बार चीते दौड़ेंगे। यहाँ के जंगलों की खासियत ही ऐसी है कि एक जमाने में यहाँ बब्बर शेर के अलावा बाघ, चीता और तेंदुए भी रहते थे। जैसे इस धरती पर इंसानों की रियासतें थीं, वैसे ही इन जंगलों में भी रियासतें बसती थीं। करीब 5 सदी पहले इस किले की दीवारें दहाड़ों से गूंजा करती थीं। कुनो नदी के किनारे मौजूद करीब 500 साल पुराना ये किला पालपुर गढ़ी कहलाता है। यहीं से राजा बल बहादुर का साम्राज्य चलता था।
लेकिन वक्त के साथ ये किला भी उजाड़ हो गया और इसकी दीवारों से टकराने वाली दहाड़ें भी खामोश होने लगीं। कई सदियों बाद खामोशी का ये सूरत हाल फिर से बदलने वाला है, क्योंकि 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी इस जंगल को उसका युवराज सौंपने वाले हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत कुनो नेशनल पार्क में करीब 25 अफ्रीकी चीतों को बसाने की तैयारी है। इसके लिए नामीबिया, तंजानिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ करार हुआ है। प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार के साथ वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारत और अफ्रीका के दर्जनों वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट लगातार स्टडी और निगरानी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह खुद अफ्रीका के दौरे कर चुके हैं और आखिरकार वो घड़ी आने वाली है जब चीतों का पहला झुंड कुनो की सरजमी पर कदम रखने वाला है। लेकिन इन चीतों को लाते ही जंगलों में नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि इसके लिए एक चरणबद्ध प्लान तैयार किया गया है ताकि चीते अफ्रीका से भारत में आने के बाद खुद को यहाँ के माहौल में ढाल पाएं। पहली खेप में 17 सितंबर को 8 चीते कुनो लाए जाएंगे। सबसे पहले इन 8 चीतों को क्वारंटीन में रखा जाएगा। इसके बाद अगले 3 महीने तक इन्हें सीमित इलाके में छोड़ा जाएगा। चीतों के लिए कुनो पार्क के अंदर करीब 500 हेक्टेयर का एक बाड़ा तैयार किया गया है। माहौल की आदत पड़ने के बाद ये चीते 75,000 हेक्टेयर के खुले जंगल में छोड़ दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इसी मचान से चढ़कर, ये जो सामने आप पिंजरे देख रहे हैं, इन्हीं पिंजरों में उन चीतों को, उन अफ्रीकन चीतों को रखा जाएगा जिनको छोड़ा जाएगा। यहां पर एक लीवर है, जिस लीवर के सहारे यहां से प्रधानमंत्री वो लीवर खींचेंगे और जो चीते, अफ्रीकन चीते आ रहे हैं, वो ये जो 2 कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, दरअसल ये क्वारंटाइन एरिया है। ये जो आपको हरे पर्दों में घिरा हुआ ये क्वारंटाइन एरिया दिख रहा है, इन क्वारंटाइन एरियाज में चीतों का रखा जाएगा। ऐसे तकरीबन 9 कंपार्टमेंट्स यहां पर बनाए जाने हैं। पहला कंपार्टमेंट आपको ये दिखाई दे रहा है और दूसरा कंपार्टमेंट आपको, अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे तो वहां पर दिखाई दे रहा है। दरअसल इन 2 कंपार्टमेंट्स में क्वारंटाइन में रखने की एक बड़ी वजह यह है कि ये अफ्रीकन चीते अफ्रीका के माहौल से, नामीबिया के माहौल में रहने के बाद भारतीय महाद्वीप में आ रहे हैं। ऐसे में यहां के माहौल में जब तालमेल वो बिठा लेंगे, 1 से 3 महीने का एक पीरियड दिया जा रहा है। जो डॉक्टर्स हैं, तमाम डॉक्टर्स जब देख लेंगे कि वो चीते अब इस वातावरण के अनुकूल ढल गए हैं, तब उन्हें ये जो पूरी फेंसिंग का आपको इलाका दिख रहा है, ये लाइन से आपको जो फेंसिंग दिख रही है, तकरीबन 12 किलोमीटर लंबी डीसी, डायरेक्ट करंट की जो फेंसिंग है, उन फेंसिंग्स के बीच में छोड़ा जाएगा ताकि ये जो चीता है ये अपना शिकार खुद कर सके। तो ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है उस क्वारंटाइन सेंटर की, जहां पर 1.5 महीने तक उन अफ्रीकन चीतों को रखा जाएगा जो अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। और 70 साल बाद भारत की धरती पर वही रफ्तार वाले जानवर चीता दिखाई देगा प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन 17 तारीख को। वैसे तो चीतों को बसाने के लिए कुनो नेशनल पार्क का चयन देश भर में 10 से ज्यादा जगहों के सर्वे के बाद किया गया है। ये जगह चीतों की बसाहट के लिए सबसे मुफीद पाई गई, लेकिन इसके बावजूद अफ्रीकी मेहमानों के हिसाब से यहाँ पर कुछ खास बदलाव करने भी जरूरी थे। देखिए इस जंगल के मिजाज में फिलहाल क्या बदला गया है और आगे की क्या तैयारी है। कुनो के जंगलों में फिलहाल तेंदुओं और लकड़बग्घों का बसेरा है। चीतों के लिए जगह बनाने के लिए 50 तेंदुए दूसरी जगह बसा दिए गए हैं। चीतों के साथ इन जानवरों का बर्ताव कैसा होगा, इसकी निगरानी की जाएगी। 10 तेंदुए और 10 लकड़बग्घों के गले में रेडियो कॉलर लगा दी गई है। इसके अलावा सभी चीतों के भी गले में रेडियो कॉलर लगाई जाएगी। भारत के साथ अफ्रीका में बैठे एक्सपर्ट भी इन 8 चीतों की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। ऊबड़ खाबड़ रास्ते, चट्टाने, बड़े बड़े पहाड़ और ये नदी और नाले, यहीं पर है कुनो का वो नेशनल पार्क जहां पर इस समय तेंदुए, भालू और कई सारे जानवर मौजूद हैं। आखिरकार इस सेंचुरी को क्यों चुना गया और क्या यहां पर इस समय तस्वीर बदली जा रही है? हमारे साथ गार्ड मौजूद हैं जो कि हमारे साथ अंदर तक जा रहे हैं। क्या क्या बदला है यहाँ पे और क्या कौन कौन से जानवर यहाँ पर हैं? यहाँ पे तेंदुए, भालू, हिरण और भी काफी जानवर हैं। बाकी और अब यहाँ पे चीते आने से काफी कुछ बदल जाएगा फिलहाल।
और पीएम आ ही रहे हैं, तो उससे कूनों का थोड़ा सा मतलब बड़े लेवल पर प्रचार होगा एक, तो काफी कुछ बदलेगा। लोग भी आएंगे ना यहाँ पर? लोग भी, अब टूरिस्ट भी ज्यादा से ज्यादा आने लगेंगे। अभी तक क्या है कि टूरिस्ट दिन में 2 या 4 आते थे, अब भविष्य में कम से कम 100, 150, 200, 500 से ज्यादा टूरिस्ट आने लगेंगे एक दिन में। आप चारों तरफ देखें तो ये बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट है और हम फॉरेस्ट के बीचों बीच चल रहे हैं। फॉरेस्ट के अपने प्रोटोकॉल हैं, हमें शोर नहीं मचाना है, हमें कोई खाने की चीज़ यहाँ फेंकनी नहीं है और चारों तरफ इस बात का ध्यान रखना है कि वन्य जीवों को कहीं से भी नुकसान न पहुंचे। चारों तरफ मचाने तैयार की गई हैं, जो सर्विलांस कैमरास लगाए गए हैं, क्योंकि 5 मेल और 3 फीमेल तेंदुए आएंगे। 2 मेल तेंदुए एक साथ रहेंगे, उसके अलावा 3 एक साथ और बाकी 2 एक साथ। तो ये पूरी तैयारी है इस समय इस पार्क में, जहां पर ये बाड़े तैयार किए गए हैं। बाड़ों के साथ जो आप पीला बोर्ड देख रहे हैं, दरअसल इस पीले बोर्ड पे लिखा है कि ये इलेक्ट्रिकल फेंस है। इलेक्ट्रिकल फेंस का मतलब जो अगर रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, और ठीक सामने ये लिखा हुआ है कि ये डेंजर है, यानी खतरा है, क्योंकि यहाँ पर बिजली विद्युत का बाड़ा है। ये इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है और इलेक्ट्रिफिकेशन करने के बाद यहाँ पर पूरे एरिया को ब्लॉक किया गया है, ताकि जब क्वारंटाइन पूरा करने के बाद चीता 12 किलोमीटर की इस रेंज में आए तो ये पूरी तरीके से उसकी अपनी टेरिटरी हो। दरअसल तेंदुआ और लकड़बग्घा दोनों हिंसक जानवर हैं और अफ्रीकी चीतों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसी आशंका को देखते हुए दोनों जानवरों के साथ साथ चीतों की हरकतों पर भी नजर रखी जानी बहुत जरूरी है। अब ये समझिए कि अफ्रीकी चीते कूनों तक पहुंचेंगे कैसे। अफ्रीका से ये चीते हवाई जहाज के जरिए भारत पहुंचेंगे। एयरफोर्स के प्लेन से इन्हें ग्वालियर एयरबेस तक लाया जाएगा। इसके बाद एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर चीतों को कूनो पार्क में उतार देगा। ये कभी नहीं हुआ कि एक महाद्वीप जिसमें खत्म हो गए थे चीते, एशिया, वहां दूसरे महाद्वीप से लाके चीते बसाए जा रहे हैं। ये दुनिया की अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, जिसकी तरफ पूरी दुनिया देख रही है कि देखो 17 सितंबर से पीएम श्री मोदी जी चीते छोड़ेंगे और फिर से वो स्थापित हो जाएंगे। श्योपुर और मुरैना के बीच का ये जंगली इलाका किसी जमाने में सहरिया आदिवासियों का घर था, लेकिन 1991 में सरकार ने कूनों में शेरों को बसाने की तैयारी की थी। गिर से बब्बर शेर लाकर कूनों में बसाने के लिए सहरिया आदिवासियों ने बड़ी कीमत चुकाई थी। जंगलों के बीच सहरिया के 24 गांव थे। इन गांवों में 1500 से ज्यादा परिवार थे। इन सभी को जंगली इलाके से बाहर बसा दिया गया। हालांकि सरकार की वो योजना कभी परवान नहीं चढ़ पाई। गिर के शेर अभी तक कूनों नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो तैयारियां अब जरूर काम आ रही हैं। इन जंगलों में पानी की कमी भी है, लेकिन इसका हल भी इसी जंगल में है। जमीन से निकलने वाली पानी की ये धार साल भर यूं ही रहती है। जंगल में 12 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाकर अलग अलग तालाबों तक ये पानी पहुंचाया जाता है, जिससे जंगली जानवर अपनी प्यास बुझा पाते हैं। हिरण, चीतल और नीलगाय जैसे जानवरों से भरा ये जंगल चीतों के लिए भी एक नया घर साबित होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।